हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर फॉर बीपीएससी पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको 70th इंटरव्यू और 71st मेंस में बहुत काम आएगा। आपको मैंने जो आप अगर करेंट अफेयर का टॉपिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। उसी टॉपिक का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ कुछ ऐसे देखूंगा मैं, तो इकोनॉमी का ना 4-5 पार्ट जाएगा, 5 पार्ट तक जाएगा हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा। तो आप उसको कर लीजिए। ये आपका 71st के समझिए कि मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। और 70th इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका जैसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो इकोनॉमिक्स से पूछेंगे, अगर करेंट अफेयर तो सबसे पूछेंगे वो चीज़, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा जाए सारे सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। बेसिकली आपको ये देखेंगे ना कि क्वेश्चन जो है, थोड़ा मैं वो मेटा एनालिसिस कर लेता हूँ। मैं करंट अफेयर टॉपिक में बताया था कि किस तरीके से अब पॉलिटी या इकोनॉमी या ज्योग्राफी या करंट अफेयर का तो बात ही हटाइए, कि मेंस में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं करंट से वो इंक्लूड करके, ठीक है। मतलब स्टैटिक में आपको करंट का वो रिलेवेंस दिखेगा। और फिर वही लिखा, सिर्फ पढ़िए नहीं है, लिखना सीखिए, कैसे लिखना और बोलना है। मतलब वही लिखना है कैसे मेंस में, और बोलना है कैसे इंटरव्यू में, क्योंकि हर का तरीका होता है ना कि लिखना है तो क्या लिखना है, जेनरिक पॉइंट नहीं लिखना है, कुछ ऐसे कीवर्ड लिखने हैं कि उस सामने वाले को लगे कि हाँ यार अच्छा लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा। हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये 8 टॉपिक: इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, बेटर फॉर ग्लोबल टैलेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इंडियाज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स और लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस। आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलेगा। बेसिकली ये मैं कोशिश जितना किया हूँ ना कि 1 पेजर टाइप का कंटेंट रखूँ। जैसे ये देखिए 1 पेजर है, ठीक है। अगला जो है वो देखिए, तो 1 पेजर है, ठीक ना। मतलब मेरा कोशिश ये है, मैक्सिमम जो अगर दूसरे पेज में गया है तो कम ही गया है, ठीक है। मतलब मेरा है कि बस उतना ही पढ़ाओ ना जितना जिसको आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इतना ज़्यादा बल्क कंटेंट, क्योंकि आप कोचिंग में देख रहे होंगे, अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा मेंस का, तो कितना ज़्यादा बल्क कंटेंट दे देते हैं ना कि उसके कारण मतलब है कि सही से हो ही नहीं पाता। ये लास्ट मिनट रिवीजन में ही बहुत कम आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस। कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राइसिस कैसे आ रखा है, ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में देखते हैं आए दिन पुल गिरते रहता है या ब्रिज गिरते रहता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस बेसिकली होता क्या है, रेफर्स टू रिपीटेड फेलियर्स, कोलैप्सेज एंड अनसेफ कंडीशंस इन की फिजिकल एसेट लाइक ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, टनल्स एंड अर्बन यूटिलिटीज अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली इसका आप ये लिख दीजिएगा कि क्या होता है। तो रेफर्स टू रिपीटेड फेलियर, कोलैप्स एंड अनसेफ कंडीशन इन की फिजिकल एसेट लाइक ब्रिजेज, एयरपोर्ट वगैरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, तो टू इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंप्रूव कनेक्टिविटी, लोअर लॉजिस्टिक कोड, इन्हांस इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका ना ऑब्जेक्टिव वगैरह जब भी लिखिए थोड़ा सा ऐसे, जैसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और फिर आप ऐसे ऐसे पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है, कि इनिशियली ऐसे जैसे टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, ठीक है, इम्प्रूव कनेक्टिविटी ऐसे करके, लोअर लॉजिस्टिक कोस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से डाल दीजिएगा। अब डेटा फैक्ट्स, ये आपको डायरेक्ट डेटा फैक्ट्स वहाँ पे नहीं लिखने हैं। आपसे जैसे इंटरव्यू में पूछे या मेंस में पूछे, आपको सब्सटेंशिएट करना है अपने आंसर को। मतलब कुछ भी आप लिखे ना तो उसमें डेटा फैक्ट्स डालें, ठीक है। जैसे L1 बिडिंग सिस्टम, L1 बिडिंग सिस्टम बेसिकली होता है ना कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए अप्लाई करेगा ना, जो सबसे लोएस्ट बिडर होता है, जो सबसे कम प्राइस पे बोलता है कि हम इस चीज़ को कर देंगे, ठीक है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। बट वो सोचिए ना कि वो कम करते करते इतना कम तक वो आ जाता है ना कि लोग फिर उसमें वो सोचते हैं कि अगर हम सही से काम किए ना तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो वो काम ही खराब करने लगते हैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में। तो वही कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्डेड टू द लोएस्ट बिडर लीडिंग टू कॉस्ट कटिंग, कंप्रोमाइज स्टैंडर्ड्स एंड यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल। मैं बेसिकली कीवर्ड जो पकड़ा हूँ ना उसको पढ़ाऊंगा कि ज़्यादा टाइम चला जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन आप रोक के भी देख सकते हैं, और जो मैं उसको समझा दूंगा, जिसमें L1 बिल्डिंग सिस्टम बोला ना तो उसको समझा दिया। इग्नोरिंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि या पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो पहले कितना ब्रिज गिरा चुका है या कितना उसका डिफेक्ट काम में आ रहा है, ठीक ना, तो वो एक निगेटिव वो नहीं हो पाता है इसमें। लैक ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंस, क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल देख लीजिए या केरला का एग्जाम्पल देख लीजिए, जो वायनाड में लैंडस्लाइड वगैरह आया था। तो ना क्या होता है कि क्लाइमेट रिजिलियंट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए या हिमाचल में देखिए, ऐसा मतलब क्लाउड बस्ट हो रहा है तो पूरा पूरा कितना दूर तबाह हो जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट रिजिलियंस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इनएडिक्वेट ऑडिट्स नहीं होता है कि उनका ना प्रॉपर देखा जाता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, ना स्ट्रक्चर देखा जाता है, इन्वायरमेंटल किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मानिए कहीं से रोड पास कर रहे हैं और वहाँ इतना ज़्यादा पेड़ काट दिए वो लोग कि सोचिए इन्वायरमेंटल उसका नुकसान होगा, तो इतना इनएडिक्वेट ऑडिट होता है बेसिकली। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें इसका क्या है कंसिक्वेंसेस। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि जनरली जो होता है कि अगर आप कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में
₹1 इन्वेस्ट करते हैं ना तो उससे ₹2.5 मतलब निकल कर रिटर्न आता है, मतलब 2.5x रिटर्न आता है उससे, ठीक है। बट वही क्या है कि पूरे एग्जीक्यूशन के कारण क्या होगा, लॉस होगा उल्टा हमारा, ठीक है। ह्यूमन कॉस्ट ओवर 500 डेथ इन 3 ईयर ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, ठीक ना। ग्लोबल क्रेडिबिलिटी डैमेज करता है, क्योंकि जैसे इतना सारा ब्रिज गिरा तो दुनिया में भी तो ये न्यूज आता है ना। इस कारण से जो China+1 जो स्ट्रेटजी है, China+1 स्ट्रेटजी क्या है मैं बताता हूँ। तो बेसिकली वो है ना कि चाइना का अल्टरनेटिव, कि चाइना से अलग हट के, जैसे काफ़ी कंपनी चाह रही है ना एशिया में कि एक अलग हमको मार्केट मिले, अलग हमको ऑप्शन मिले, जिससे हम चाइना से निकल के अपना कंपनी वहाँ निकाल सके, ठीक है, या कंपनी बैठा सके। तो वो चाहिए, अगर इंडिया बहुत बढ़िया उसका अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड बैंक का लाइन है कि इंडिया जो है सबसे बेस्ट इसका अल्टरनेटिव है China+1 का। तो वही है कि इससे लेकिन क्या हुआ, कंपनी भी दूर हटेंगी ना, लॉजिस्टिक कोस्ट में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स कोस्ट बढ़ रहेगा, ठीक है। जैसे लॉजिस्टिक कोस्ट अभी जो है ना हमारा, वो 13 से 14% ऑफ जीडीपी है, ठीक है, 13 से 14% ऑफ जीडीपी। बट इतना नहीं होना चाहिए। जो आइडियल जो होता है ना डेवलप कंट्री, उसका 7% के आसपास जीडीपी होता है। लॉजिस्टिक कोस्ट अच्छी बात नहीं है, मतलब कितना लॉजिस्टिक इधर से उधर सामान ले जाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो 13-14% तो जीडीपी का सिर्फ लॉजिस्टिक कोस्ट में खर्चा आता है हमारा। चैलेंज देखिए इसका क्या है। तो रेस्ट टू दी बॉटम, वही बिडिंग फोर्स वजह देखिए, नो इनोवेशन, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में ना बस नॉर्मली ऐसे बनाते जाते हैं, कोई इनोवेशन नहीं करते हैं। एक हो ना कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए आप अलग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं ना, कि इनोवेटिव कुछ सोल्यूशन दीजिए, तो लेकिन नहीं, वो बस ऐसे ही चलते रहते हैं। लिमिटेड मॉनिटरिंग, वही कि मॉनिटरिंग सही से नहीं है। शॉर्ट साइटेड डिसीजन, जिसमें हम लोग क्लाइमेट एडेप्टेशन का बात नहीं करते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का बात नहीं करते हैं। अर्बन एंड रूरल फेलियर एग्जाम्पल ये बिल्कुल दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट केसेस पर वडोदरा, बिहार, कोलकाता एयरपोर्ट इन दिल्ली, जयपुर, ठीक है, ब्रिज यहाँ गिरा था। एयरपोर्ट देखिए दिल्ली जबलपुर में, वहाँ दिक्कत हुआ था। अर्बन टनल तो प्रगति मैदान में टनल ही नीचे गिर गया था, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह का नुकसान आप देख ही रहे होंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वही रिफॉर्म करिए बिडिंग सिस्टम को। वे फॉरवर्ड में एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मैंने लिख दिया है वे फॉरवर्ड, बट ना वे फॉरवर्ड अवॉइड करिएगा रटने का या समझने का, ठीक है। जो चैलेंज रहेगा ना उसको बेसिकली, जैसे कि रिफॉर्म बिडिंग सिस्टम, क्योंकि रेस्ट टू दी बॉटम वाला गेम चल रहा था, ठीक है। फिर वो हुआ कि आप इसको कंसीडर करिए इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन वाले को भी, ठीक है, उसको चीज़ आप कंसीडर करिए। तो ये मॉनेटरी क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट हो गया। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि ऑडिट वगैरह नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आते हैं GST 2.0 रिफॉर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लग रहा कि शायद ये करेंट अफेयर जो GS1 का सेक्शन 2 होता है, या फिर आपका पॉलिटी या इकोनॉमी में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि हर जगह सूट बढ़ जाएगा ना। GST रिफॉर्म से किस तरीके से फेडरल पे इम्पैक्ट पड़ रहा, पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, GST 2.0 रिफॉर्म से किस तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, तो वो आपका GS2 का सेक्शन 2 का क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स का एंड ज्योग्राफी पार्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। तो GS 2.0 सिंप्लीफाइज द टैक्स सिस्टम बाई मर्जिंग इनटू 2 प्राइमरी टैक्स रेट, 5% और 18%। जो इतना सारा टैक्स स्लैब था ना 4-5, उसको हटा के 2 टैक्स स्लैब किया गया है, 5% और 18%। 5% किस पे, एसेंशियल आइटम लाइक शैम्पू, बटर, घी, एग्रीकल्चर मशीनरी। 18% किस पे, अदर जनरल गुड्स जो होता है। और एजुकेशन रिलेटेड गुड्स जैसे पेन, पेंसिल, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम GST रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 0%, ठीक है। ये आप कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं ना, अगर आपसे पूछे कि जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में क्यों कम है, ठीक है, और उसका क्या उपाय किया जाए, तो वन ऑफ द उपाय ये भी बता सकते हैं। या बोल सकते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो वही इंश्योरेंस वाला चीज़ है, क्यों कम है, तो एग्जाम्पल डाल सकते हैं ना कि GST में रिफॉर्म हुआ, सिर्फ 0% हो गया है उस पर, ठीक है। और एक आप चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यूनियन बजट का वो है कि ना, यूनियन बजट इस बार लाया गया है कि इंश्योरेंस से पहले 74% FDI अलाउ था इंश्योरेंस पर, अब उसको 100% कर दिया गया है। हायर 40% स्लैब इज इंट्रोड्यूस फॉर सीन गुड्स एंड अल्ट्रा लग्जरी गुड्स। सीन गुड्स क्या होता है, तो समझिए जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, सब सीन गुड्स में आते हैं। अल्ट्रा लग्जरी गुड मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा, अगर आप एप्पल का आईफोन खरीद रहे हैं जैसे, या और मानिए कि आप लंबोर्गिनी खरीद रहे हैं, BMW कार खरीद रहे हैं, तो वो सब अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट होता है, ठीक। फिर इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, तो टू इम्प्रूव कंप्लायंस, रिड्यूस टैक्स इन्वेजन एंड बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू इंक्रीज कंजम्पशन के बढ़ाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज टाइम्ड विथ नवरात्रि फेस्टिवल, लिवरेजिंग फेस्टिवल डिमांड टू सी रियल टाइम इम्पैक्ट। अब देखेंगे कि नवरात्रि के टाइम में स्टार्ट हुआ था, तो इसका तो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, साथ में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये है ना कि नवरात्रि के टाइम में बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो ये उसका तुरंत इम्पैक्ट पता चल जाएगा कि GST 2.0 रिफॉर्म सक्सेस कर रहा है नहीं, इसलिए उस टाइम पे किया गया इम्प्लीमेंट। कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बेसिकली लोअर प्राइस मिलेगा इनको, ठीक है। फिर अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा, लोअर प्राइस मिलेगा तो एसेंशियल गुड्स के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन, क्योंकि एक अब पूरे तरीके से अच्छे से डिमार्क हो गया है कि एसेंशियल क्या है, लग्जरी क्या है। पहले दिक्कत था उसमें थोड़ा, ठीक है ना, किसी पर 18% लग रहा है, किसी पर 28% लग रहा है। सिंप्लीफाइड GST स्लैब,
क्योंकि अब 2 ही स्लैब हो गया है, तो इसलिए सिंप्लीफाई हो गया। किसके किसके, कंज्यूमर रिटेलर दोनों के लिए फ़ायदा हो गया है। स्टेट को क्या फ़ायदा है, तो एक जो काफ़ी लोग का रहता है ना कि 5% 18% ही रहने से हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, लेकिन नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। एसबीआई रिसर्च एस्टिमेट किया है, उसे पता चला है कि इंक्रीज ऑफ अबाउट ₹10 लाख करोड़ इन एसजीएसटी कलेक्शन, इंक्रीज बढ़ेगा। एसजीएसटी का था स्टेट जो उसको कलेक्शन मिलता है, स्टेट जीएसटी का, ठीक है। तो 10 लाख करोड़ बढ़ने वाला है पहले से, ठीक है। एडिशनल 4.1 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिवोल्यूशन एज पर द 14th फाइनेंस कमीशन, मतलब कि आपको 4.1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है डिवोल्यूशन जो होगा 14th फाइनेंस कमीशन से, ठीक है। फॉर एवरी 100 कलेक्टेड इन जीएसटी नियरली 70% गोज टू द स्टेट। ऐसे जो रिफॉर्म हुआ है ना उससे फायदा होगा कि मानिए 100 रुपया जो कलेक्ट हो रहा है जीएसटी से ना, वो 70% स्टेट की ज़्यादा रहेगी। देखिए कि फेडरल में भी डाल सकते हैं ना कि फेडरल में कैसे फ़ायदा करेगा, तो ये वाला चीज़ डाल सकते हैं, ये वाला चीज़ डाल सकते हैं। सिंप्लीफाइड टैक्स लेवल एंड रिड्यूस इवेजन लीड टू बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी डाल सकते हैं कि क्योंकि अब टैक्स जो आपका स्लैब है वो कम कर दिया गया है, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा और कलेक्शन भी बढ़ेगा उसके कारण से, क्योंकि टैक्स इवेजन वगैरह बचेगा ना उसके कारण। रिडक्शन इन इंटर स्टेट टैक्स डिस्टॉर्शन फैसिलिटेट्स अ स्मूथ इंटर स्टेट ट्रेड, ये भी डाल सकते हैं आप फेडरल में। प्रमोटिंग बैलेंस ग्रोथ अमॉन्ग स्टेट्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखें तो लार्जेस्ट जीएसटी रिफॉर्म सिंस 2017 एम्ड एट बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। बाई स्टिमुलेटिंग कंजम्पशन से इकोनॉमिक ग्रोथ फायदा होता है, क्योंकि कंजम्पशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई हो रहा है, मनी सप्लाई हो रहा है ना, तो इसके कारण ग्रोथ आता है, क्योंकि वो मनी जैसे आप दे रहे हैं मानिए दुकानदार को, दुकान फिर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना काइंड ऑफ। सिंप्लीफिकेशन टू रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट्स, कंप्लायंस बर्डन, ठीक है। जैसे देखिए कि सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है एमएसएमई को, 20-25% लोअर कंप्लायंस हो। कंप्लायंस मतलब होता है ना कि उसको फॉलो करना है, वो कंप्लायंस बर्डन कम आना है, क्योंकि 10-5 तरह का टैक्स स्लैब रहेगा, तो एक वो रहता है ना कि ये भी फुलफिल करो, वो भी फुलफिल करो, ये वाला प्रोडक्ट उसमें आएगा, ये वाला प्रोडक्ट उसमें आएगा, बट जो कि अब डिमार्केशन भी सही से हो गया है और टैक्स स्लैब भी कम हो गया है, तो फायदा होगा। एंड इंक्रीज जीएसटी कंप्लायंस, करेंटली 87% जीएसटी कंप्लायंस है, जिसको टारगेट किया जा रहा है 100% तक लाने का। ईजियर कंप्लायंस एंड टैक्स स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ये भी लिखिएगा बड़ा अच्छा, जैसे कीवर्ड है ना, मैं जनरली हाईलाइट कर रखा हूँ कीवर्ड को, ठीक है। समझिए यहाँ से, और कीवर्ड को सिर्फ नोट करिए, सिर्फ कीवर्ड को नोट करिए, पूरा ऐसे नोट नहीं करना है, कीवर्ड को नोट करिए और देखिए इसको समझने के लिए यूज करिए, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि कितना आसानी से हमको बिजनेस करने में हेल्प होगा, तो इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सपोर्ट्स प्रोड्यूसर रिटेलर एंड कंज्यूमर स्पेशली बेनिफिटिंग एफएमसीजी, एफएमसीजी होता है, सीजी होता है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे आप यूज करें तो जैसे हम लोग घर में जो चीज़ें सब्जी वगैरह हो गया, ठीक है, टॉयलेटरीज हो गया, ठीक है, क्लीनिंग का कुछ हो गया, तो वो इसके अंदर आता है, तो इसके में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना। अलाइंस विथ वन नेशन वन टैक्स प्रिंसिपल, ये बिल्कुल लिखिएगा, जीएसटी का जहाँ भी क्वेश्चन है ना, वन नेशन वन टैक्स प्रिंसिपल बिल्कुल लिखना है, ठीक है। एनहेंसिंग टैक्स चैलेंजेस क्या है, तो इनिशियल चांस है ना कि पोटेंशियल इनिशियल डीप करेगा, मतलब जो आपका आपका जो बोले ना कि जो कलेक्शन है जीएसटी का, वो इनिशियली चांस है कि 0.5 से 0.8% ऑफ जीडीपी डीप करने का, ठीक है। उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाएगा। नीड फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग टू मेंटेन रिड्यूस इवेजन लेवल, क्योंकि अभी भी 87% ही टैक्स जीएसटी कंप्लायंस हो रहा है, 13% अभी भी नहीं कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर काम करना है। फिर पढ़ेंगे हम लोग थर्ड जो है, बैटल फॉर ग्लोबल टैलेंट, कैन नेशन सर्वाइव क्लोजिंग बॉर्डर। देखिए मैं जो ये लिखा हूँ ना, ये मे भी डायरेक्ट एग्जाम में ना आए, बट आपको इनडायरेक्टली टैरिफ वाले सेंस में आ सकता है, या फिर आप डी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा ना है, या बोलिए कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, जो ग्लोबलाइजेशन से जो लोग अब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं ना हैं, वो जैसे यूएसए देखिए तो H1B वीजा इतना हाई कर दिया, तो उस पर हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बैटल फॉर ग्लोबल टैलेंट, द बैटल फॉर टैलेंट रेफर्स टू, ये बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है, इंट्रो में ऐसे लिख सकते हैं। द बैटल फॉर टैलेंट रेफर्स टू कंपटीशन अमॉन्ग कंट्रीज टू अट्रैक्ट हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें अच्छा मैं ये डाटा दूंगा, बहुत काम आएगा वो, ठीक है। की प्रोविजंस एंड डाटा, तो माइग्रेंट्स देखें ना, तो ओवर 3.6% जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो है वर्ल्ड में, उसमें माइग्रेंट्स 3.6% है, ठीक है। उसमें 20% हाईली स्किल्ड हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ कंसनट्रेटेड है, ओईसीडी कंट्रीज, ठीक है, जहाँ जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक ना, क्योंकि देख रहे हैं ओईसीडी कंट्रीज मोस्टली वही हैं। 15.9% नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा ही है, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स को कनाडा होल्ड करता है, फिर यूएसए करता है अभी, इस पर और मैं बताऊंगा आगे, नीचे लिखा भी होगा। यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है वही बताऊंगा। 12.7% यूरोप में स्किल्ड, मतलब समझिए कि हाईली स्किल्ड बोलिए, ठीक है। इंडिया रैंक्स एज ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। ये इंडिया का एक बोलिए कि चैलेंजेस भी है और बेनिफिट भी है। चैलेंज कैसे है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा, पर उससे फ़ायदा कैसे है कि रेमिटेंस से जाता है, तो दोनों उसका है। मतलब अगर आप क्वेश्चन ऐसे आ जाना कि
स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी, तो दोनों चीज़ वो है, ठीक ना। आपको लेकिन एक बैलेंस तरीके से उसमें चैलेंज में लिख दीजिए कि ब्रेन ड्रेन हो रहा, वो इनोवेशन आगे बताऊंगा डाटा अच्छा जैसे 45% जो है ना फॉर्चून 500 कंपनी है, मतलब टॉप 500 जो कंपनी है ना उसके 45% जो फाउंडर हैं वो माइग्रेंट्स ही हैं, मतलब वहाँ के नहीं है। जैसे यूएसए में देखेंगे तो 500 जो टॉप कंपनी है उसमें 45%, मतलब समझिए कि अप्रॉक्स 250 कंट्री जो कंपनी जो है वो उसके बाहर के लोग फाउंड किया। ऐसे भी देखिए ना, आपकी सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले लीजिए या फिर नेल्सन मंडेला वाला का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये सब बाहर से ही आते हैं ना और वहाँ को अच्छे खासा होल्ड कर रहे हैं। तो ये कि इंडिया स्किल्ड वर्कर एंड टॉप रिमिटेंस रिसीवर $125 million, which positively impacts its economy and forex reserves. Skilled migrants contribute heavily to innovation. For instance, 45% of Fortune 500 companies in the US are bounded by immigrants. ठीक है, ये जो मैं बता रहा था। एजिंग पॉपुलेशन इन कंट्री लाइक जर्मनी एंड जापान फोर्स मैसिव वर्कफोर्स डिक्लाइन, 30% श्रिंकेज बाय 2040। जापान और ये जानते ही हैं जर्मनी का या फिर इटली का ले लीजिए एग्जाम्पल, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लीजिए, ये लोग ना इसका फर्टिलिटी रेट मतलब 2.1 जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है उससे बहुत कम हो चुका है। उसके कारण ना यहाँ मतलब जो है ना श्रिंकेज हो रहा पॉपुलेशन का, जो स्किल्ड पॉपुलेशन हो या बोले वर्किंग पॉपुलेशन हो, श्रिंक हो रहा, तो इसके कारण इमिग्रेंट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि फ्यूल इनोवेशन सपोर्ट्स एजिंग इकोनॉमीज, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ऐसे सेटिस्फाई ही कर रहा है, ठीक है। आप इसमें भी डाल सकते हैं अगर प्रोविजन आप पूछे ना, तो जनरली प्रोविजन पूछेगा नहीं अगर, तो आप सिग्निफिकेंस में सेम चीज़ अगर डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ये 15 ये वाला लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ स्किल्ड वर्कर, टॉप रिमिटेंस रिसीवर 45% फॉर्चून 500, फिर फ्यूल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट्स एजिंग इकोनॉमीज, फिर इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम ब्रेन गेन वाया रिमिटेंसेज, ग्लोबल नेटवर्किंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज डिस्पाइट ब्रेन ड्रेन कंसर्न, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अभी भी हो रहा है ना, 7th नंबर पे है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में इंडिया। फ्यूचर स्किल्स डिमांड सेंटर्स ऑन एआई, हेल्थ केयर एंड ग्रीन जॉब्स अलाइनिंग विथ ग्लोबल इकोनॉमिक नीड्स। अगर चैलेंज इसका देखें तो क्या है कि ग्रोइंग बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन इन मेजर इकोनॉमीज, जैसे कि आप देखेंगे यूएस में लग चुका है बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन, H1B वीज़ा देखिए कितना महंगा कर दिया गया है। ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक चीज़ है, वो अलग बात है, ठीक ना, बट एक अपना भी वो टैरिफ बार वगैरह बहुत चीज़ चलते रहता है, उसके कारण अभी देखिए H1B वीज़ा जो पॉलिसी, वही ये पॉलिसी लाइक द यूएस H1B वीज़ा फी हाइक लिमिट स्किल्ड माइग्रेंट्स एंट्री, nationalist policies in Gulf countries and post-Brexit UK have reduced skilled migrant inflows, brain drain affecting countries in Africa and others, ठीक है, जैसे इसमें इंडिया भी लिख सकते हैं चैलेंज में। वे फॉरवर्ड क्या होगा तो कंट्री लाइक कनाडा यूएन सिंगापुर वाइडन स्किल्ड माइग्रेशन थ्रू सिस्टम लाइक पॉइंट बेस्ड एंट्री और गोल्डन वीज़ा, जो मैं बताया ना, यू कनाडा का है पॉइंट बेस्ड एंट्री और यूएई का है गोल्डन वीज़ा टू रीप इकोनॉमिक बेनिफिट, रिमोट वर्क एंड डिजिटल माइग्रेशन ट्रेंड्स में इनेबल वर्चुअल मोबिलिटी। कितना अच्छा, आप ये देखिए वर्चुअल मोबिलिटी, डिजिटल माइग्रेशन। अच्छा अभी जब भी माइग्रेशन का जब क्वेश्चन आया ना, जो कि आता ही है 70 में देखे थे माइग्रेशन का क्वेश्चन आया था, तो ना आप ये भी वर्ड यूज करिए कि अब डिजिटल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है कि हम यहाँ से रह के ना यूएस में जॉब कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ वो डिजिटल माइग्रेशन है ना। अ पोटेंशियल गेम चेंजर फॉर टैलेंट सप्लाई चेन्स लाइक इंडिया, वही इसका वे फॉरवर्ड उसी ऊपर से ही लिख लीजिएगा, ठीक ना, कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ है कि इंडिया इज सुप्रीमली पोजिशन विथ यूथफुल डेमोग्राफिक, मीडियन एज 28.4 है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री बोलते हैं इंडिया को, एंड स्किल सप्लाई रिक्वायरिंग फोकस ऑन स्किलिंग एंड फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटी बोथ एट होम एंड अब्रॉड, टर्निंग चैलेंजेस इनटू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गेन्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये पब्लिश कौन करता है, WPI करता है, याद रखिएगा अच्छे से। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 69th में ग्लोबल वेज रिपोर्ट उन्होंने पूछ रखा था, इसलिए मैंने डाल दिया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, ये सब मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है। द GI इज रिकॉग्नाइज बाई UN जनरल असेंबली एज एन अथॉरिटेटिव गाइड, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल कि एज एन अथॉरिटेटिव गाइड उसको यूज करता है, ठीक है। मतलब अथॉरिटेटिव गाइड मतलब ना कि अगर वो कुछ लिख रहा है तो साइंस एंड टेक वगैरह में अगर उसको कुछ काम करना है ना आपको UNGA को, तो वो इसके जो डाटा वगैरह कंसिडर करता है। इंडिया का रैंकिंग देखें तो 38 पोजीशन है आउट ऑफ 139 इकोनॉमीज इन 2025, अब फ्रॉम 48th इन 2020 एंड 81st इन 2015। इसको आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, ठीक है, कि 2020 में क्या रैंक था, ठीक है, फिर आप देखें तो 81st में क्या रैंक था, इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। इंडिया रैंक फर्स्ट अमॉन्ग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, ठीक है, फर्स्ट आता है लोअर मिडिल कंट्री में और सेंट्रल और साउथ एशिया में। इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, और इसका वीकनेस क्या है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बार बार बता रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा इशू है यहाँ। ग्लोबल कंटेक्स्ट देखें तो टॉप 5 कंट्रीज कौन है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, USA है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बेसिकली देखिए कि USA के अलावा सारे एस नाम ही है, तो याद कर सकते हैं। चाइना इंटर किया है पहली बार टॉप 10 में, ठीक है,
सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है ग्लोबल इनोवेशन बाई 2.5% इन 2024। ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोज टू 73 ईयर, ये इसके अनुसार है। ऐसे अगर आप यूएनडीपी के देखें तो वो 72 ईयर, जो 21 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि 58.6 ईयर से अब कितना बढ़ गया, तो 72 ईयर, ठीक है। लेकिन ये आप वो भी लिख सकते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड है हाफ सीन 2004, ठीक ना। पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो हाफ हो गया है वर्ल्ड वाइड में, ठीक ना, सीन 2004। ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया का लेस देन 5% है, ठीक है। 40% ऑफ डीपीआर रिकॉग्नाइज स्टार्टअप कम फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, ठीक है। 40% स्टार्टअप जो है वो Tier 2 एंड Tier 3 सिटी से आता है, तो अच्छी बात है ना। मतलब कहिए कि आपका जो रीजनल डिस्पैरिटी को ना ये खत्म करेगा। ब्रेकिंग जोग्राफिकल बैरियर, इन्हेंस्ड इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हैव वाइडली इंक्रीज अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इनोवेशन, बिल्कुल ठीक है। द सोशल मोबिलिटी इन साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन सेक्टर इज इंक्रीजिंग, एडवांसेस सीन इन सुपर कंप्यूटिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस बैटरी प्राइस, इसके कारण बैटरी प्राइस वगैरह काफ़ी कम रहा है। और देखें तो मैं जनरली जो हाईलाइट किया है ना उस पर फोकस रखिएगा, ठीक है। इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम इनसाइट, गवर्नमेंट R&D स्पेंडिंग इज लो एट 0.65% ऑफ GDP, मच लेस देन चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ कोरिया, ठीक है। काफ़ी कम हम लोग रिसर्च पे फोकस करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3% के आसपास GDP का होना चाहिए स्पेंड, वही लिखा हुआ है। इंडिया रैंक 6 ग्लोबली इन पेटेंट फाइलिंग वॉल्यूम, 6 आता है रैंक पे। स्कोर इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि हम लोग समझिए पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, बट हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। तो सोचिए कि 6th ग्लोबली पर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम लोग को सब चीज़ में आगे निकलना चाहिए ना। इंडिया पेडेंट टू GDP रेशियो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 144 इन 2013 टू 381 इन 2023। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या उसके लिए आया है, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, फंड फॉर स्टार्टअप विथ कॉर्पस अराउंड 10,000 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। R&D जो है वो 1 लाख करोड़ टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर R&D के लिए 1 लाख करोड़ दिया गया है प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हुआ। और वही है कि 2023 में सीड फंड स्कीम प्रोवाइड 945 करोड़ इन सीड फंडिंग, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन बैक्ड बाई 7600 करोड़, इंडिया AI मिशन, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये अगस्त के करंट अफेयर में भी पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ा भी दिया है मैंने उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में, तो उसको देख सकते हैं। PLI फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एमिंग फॉर सेल्फ रिलायंस इन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस रिकमेंडेशन क्या है, तो अभी भी चैलेंजेस हैं कि गैप एंड लूपहोल तो हैं इम्प्लीमेंट करने में, ठीक ना। उसके बाद फिर जैसे IIT NITs हैं जो साइंस एंड टेक के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसको अच्छा से कोऑर्डिनेट करें। बच्चे स्किल्ड उतने नहीं हैं, ठीक ना, तो उस पर स्किल्ड पे फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, तो बेसिकली इट बैन्स ऑल रियल मनी ऑनलाइन गेम्स, बेटिंग और वेजरिंग विथ मनी वाइल प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग एज लेजिटिमेट स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़। की प्रोविजन बताइए, तो अप्लीकेबिलिटी कहाँ है, तो ऑफ ऑल इंडिया एंड इंक्लूड्स गेम ऑपरेटर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ गेम, 3 तरह का गेम क्लासीफाई किया गया है, स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम, ऑनलाइन मनी गेम, ठीक है। इसी को बैन किया गया है ऑनलाइन मनी गेम को, जो कि है Dream11, पोकर रमी वगैरह आप लोग जानते ही होंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन बने हैं, तो इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन को टू रेगुलेट एंड लाइसेंस प्लेटफॉर्म। कैटेगराइज किया गया है गेम को, ठीक है। फाइनेंशियल ओवरसाइट, मतलब बैंक UPI को ये बोला गया कि अगर कुछ गेमिंग वगैरह से रिलेटेड तुमको पैसा अगर डिडक्ट करने के लिए कोई कह रहा है तो उसको करना ही मत डिडक्ट, ठीक है। पेनाल्टी जिसमें क्या दिया गया है ये देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पेनाल्टी वाला नहीं है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए तो क्या है, तो प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम गैम्बलिंग, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, इनकरेज पॉजिटिव गेमिंग, प्रमोट रिसर्च ट्रेनिंग एंड इनोवेशन इन लेजिटिमेट गेमिंग सेक्टर। चैलेंजेस क्या है इसके, तो डिस्टिंग्विशिंग स्किल वर्सेज चांस, ठीक है। ये दिक्कत आ रहा है क्योंकि स्किल वर्सेज चांस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा ना। तो अगर मानिए कोई ऑनलाइन गेम है जो कि स्किल डिमांड करता है तो कुछ लोग के अनुसार वो सही होगा, और चांस वाला गेम है वो स्किल डिमांड नहीं करता है तो उसके लिए गलत हो गया। तो वही है कि डिस्टिंग्विश कर रहा है स्किल वर्सेज चांस को, दिक्कत है उसमें। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, क्योंकि ऑफशोर प्लेटफॉर्म वगैरह को या VPN बेस्ड एक्सेस को थोड़ा सा दिक्कत है इन्फोर्स करने में। इंडस्ट्री पुश बैक, फैंटेसी गेम फर्म आर्ग्यू द लॉ हार्म्स इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री जो बोल रहा है, ठीक। वे फॉरवर्ड उसका ही उल्टा लिख दीजिएगा। इंडियाज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन इन जून 2025, डाटा वगैरह देखिए तो इन्वेस्टमेंट इन GDP रेशियो जो है ना वो डिक्लाइन हुआ है 16 से 17% तो नियरली 2%, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन बेसिकली देखिए क्या है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 30% है, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक सर्वे अगर 2024-25 का देखें तो ये बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट वेज एंड हायरिंग का जो ग्रोथ है ना वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि डिमांड काफ़ी कम गया है, इसलिए देखिए GST 2.0 रिफॉर्म आया है कि कंजम्पशन बढ़े। कंपनीज आर होल्डिंग कैश इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग, इसलिए 11% ऑफ टोटल एसेट ऑफ नॉन फाइनेंशियल फर्म्स
करेंटली पार्क्ड एज कैश रिजर्व। टोटल जो अब उनके पास पैसा है ना उसका 11% वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो रखे हुए हैं कि सही समय आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये है ना कि वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। आईआईपी अगर ग्रोथ देखें, ठीक ना, इंडस्ट्रियल का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन देखें तो 1.5% ग्रोथ आ रहा है 2025 जून 2025 का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 3.9% है, माइनिंग 8.7%, इलेक्ट्रिसिटी 2.6%, तो स्टेगनेट किया हुआ है ग्रोथ। तो रीजन फॉर स्लोडाउन देखेंगे तो क्या है, वही वीक कंज्यूमर डिमांड, जिसके लिए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म भी देखिए हुआ है। हाई कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन डिस्करेजेज न्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ना अंडर यूटिलाइज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उस कारण से न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो बचना चाह रहा है कि और अभी नहीं खर्चा करते हैं, अभी जो अंडर यूटिलाइज है उसी को यूटिलाइज करेंगे। ग्लोबल हेडविंड्स एंड एफपीआई विड्रॉवल हैव कंस्टेंट लिक्विडिटी फ्लो। एफपीआई क्या होते हैं, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली। ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर जगह, ये आगे और अच्छे से मैं बताऊंगा इसके बारे में। बेसिकली ये लोग अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, इसके कारण क्या है कि मार्केट में पैसा कम रहा भी है, ठीक है, जिसके कारण कंस्टेंट कर रहा है लिक्विडिटी फ्लो। लो वेज एंड जॉब ग्रोथ है डैम्पेंड कंजम्पशन, वही लो वेज और जॉब ग्रोथ, क्योंकि जॉब में ग्रोथ उतना हो नहीं रहा, हायरिंग हो नहीं रहा, तो ये एक विशियस साइकिल की तरह चल रहा है। इम्पैक्ट देखें तो क्या होगा, तो जीडीपी के ग्रोथ रिस्क पर है, क्योंकि हम लोग को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए ना 7 to 8% एनुअल ग्रोथ करना पड़ेगा टिल 2047, तो वो एक रिस्क पर है। एम्प्लॉयमेंट का देखें तो वीक कैपेक्स लीड्स टू लिमिटेड जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, क्योंकि ना अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, उसके कारण क्या होगा कि जॉब क्रिएशन ही रुक जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन स्टेगनेट किया हुआ है, स्टेगनेंट वेजेज रिड्यूसेज डिस्पोजेबल इनकम, वही क्योंकि वेजेस वगैरह रुका हुआ है ना, तो जो अब कंजम्पशन है वो भी तो रुका है। अगर मानिए मेरा वेज इंक्रीज ही नहीं हो रहा, सैलरी बढ़ ही नहीं रहा, तो मेरा कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, तो कॉर्पोरेट टैक्स कट फ्रॉम 30% to 25% टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, कि तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है भाई अब तो तुम इन्वेस्ट करो, ठीक है। पीएलआई जो लाया गया है, फिर पीएम गति शक्ति, नेशनल इंडस्ट्रियल करोड़, बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड देखिए। फिर यूनियन बजट 2025-26 में इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म फॉर फास्टर कंपनी मर्जर, रिवैम्प्ड एफटीआई पॉलिसीज एंड पार्सल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटीज फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। फिर 20,000 करोड़ का रिस्क गारंटी फंड दिया गया है, रिस्क गारंटी फंड टू डी रिस्क प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मतलब उनको ये बोल दिया गया कि 20,000 करोड़ का एक हम फंड बनाया है रिस्क गारंटी, जिसमें तुम इन्वेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं होगा, वही तो डी रिस्क प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना रिस्क पे प्राइवेट जो है, तो इसलिए गवर्नमेंट ये रिस्क गारंटी फंड लाई है। चैलेंज क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी चैलेंज है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है, तो देखें ना, ये होता है बेसिकली कि आपका 1% जीडीपी बढ़ रहा है, उससे करस्पॉन्डिंग कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी किसका होता है, एग्रीकल्चर का होता है। सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। सबसे कम होता है सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर में देखेंगे ना कि आपको कितना कम पॉपुलेशन हो गया, कितना ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो है ना कि जीडीपी तो बढ़ रहा पर एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ रहा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दोनों में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना कि परसिस्टेंट लो कंज्यूमर डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी घट रहा है उससे, क्योंकि डिमांड ही उतना नहीं है, ठीक ना। पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड स्लो ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट। रेट कट बेसिकली होता है कि फेडरल का भी होता है, आरबीआई भी अपना सीआरआर इस बार वो कम करती है, ठीक है, वो एक टेक्निकल टर्म है, तो उस तरफ नहीं जाते हैं। तो उसके कारण वो ट्रांसमिशन से मानिए कि वो सीआरआर कम करेगी, एसएलआर कम करेगी, ठीक है। इसके कारण इम्पैक्ट ये होता है ना, शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे कम की तो बैंक से वो कम पैसा लिया, बोली कम रिजर्व रखो, तो बैंक ज़्यादा मार्केट में पैसा डाल सकता है। मार्केट में पैसा किसके पास आएगा, हम लोग के पास आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है ना कि वो रेट कट करता है कि पैसा थोड़ा मार्केट में जाएगा, कंजम्पशन बढ़े, लेकिन उसका ट्रांसमिशन ही स्लो हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल में वो दिखना चाहिए ना वो ग्रोथ, वो नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर वही लिमिटेड रिस्क एपेटाइट अमंग फैमिली ओन एंटरप्राइजेस है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो वही डिमांड रिवाइव करो, स्ट्रेंथन करो क्रेडिट फ्लो को, वही पीपीपी पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर 40% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। आज सजेस्टेड बाई वर्ल्ड बैंक बोला था कि 40% कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए, अभी हमारा 30% चल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट 1 ये देखिए लंबा वीडियो हो गया, आधा घंटा के आसपास, तो पार्ट 1 देखें। तो फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, तो एफसीआई इज ए कंपोजिट इंडेक्स डिजाइन टू मॉनिटर इंडियाज फाइनेंशियल हेल्थ ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। आरबीआई इशू करता है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। 20 मार्केट बेस्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर रखा जाता है, 20 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो द एफसीआई इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट रिलेटिव टू बेसलाइन एवरेज सिंस 2012,
ठीक है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट करता है जो कि बेसलाइन एवरेज रखा है 2012 को। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता क्या है कि डिनोट टाइट फाइनेंशियल कंडीशन। टाइट फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब ना कि मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है, मार्केट में पैसा दिया नहीं जा रहा, लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो गया, इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। उल्टा देखिएगा, निगेटिव में हो सकता है आप ये सोचें, लेकिन नहीं, पॉजिटिव में ये है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब टाइट फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब लोन मिलना मुश्किल है, इन्फ्लेशन कम किया जा रहा है, ठीक है। निगेटिव वैल्यू कब होगा, कब 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 होता है, जब हम लोग ईजी कंडीशन करते हैं, आराम से ये लोन जैसे आसान कर दिए हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट एंड डेटा सोर्सेज वही आरबीआई निकालता है, ठीक है, जिसमें मनी मार्केट इंडिकेटर को चुनता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को चुनता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, ये सब आता है कुछ कुछ, तो याद रखें फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स के बारे में। फिर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए तो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, पॉलिसी कैलिब्रेशन में काम आता है कि आपको पॉलिसी बनाने में, क्राइसिस को प्रिडिक्ट कर सकता है, ट्रांसमिशन असेसमेंट होता है इसमें कि हम जैसे रेट कट किए तो कहाँ तक ट्रांसमिट हुआ, वो चीज़ सही से जा पाया कि नहीं मार्केट में। चैलेंजेस क्या है, तो डाटा ओवरलोड एंड कम्प्लेक्सिटी है, इंटरप्रिटेशन कम्प्लेक्सिटी है, डिपेंडेंस ऑन एक्यूरेट डाटा, ये दिक्कत एक है, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में सही से अवेयरनेस ही नहीं है। वे फॉरवर्ड में उसी को लिख सकते हैं, कंटिन्यूड रिफाइनमेंट, इसको रिफाइन करो, बियॉन्ड 20 जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर उसके ऊपर जाओ, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करो, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल एनालिटिक्स, ग्लोबल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट अच्छे से करो, एआई एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस कि और अच्छे से तुम एक डेटा और प्यूरिफाई करो, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1 ऑफ पॉलिटी करेंट अफेयर। जल्दी ही पार्ट 2 भी लाऊंगा, ऐसे चालू करूंगा तो लगातार ही लाऊंगा, पॉलिटी करेंट अफेयर का पार्ट 2 भी आएगा। इकोनॉमी का करेंट अफेयर का पार्ट 1 है ये, इकोनॉमिक करेंट अफेयर का पार्ट 2 भी जल्दी लाऊंगा। पॉलिटी का भी ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड होता रहेगा। मे भी मैं ट्राई करूँगा कि अल्टरनेट डे पे एक दिन पॉलिटी करूँ, तो एक दिन इकोनॉमी करूँ, एक दिन पॉलिटी इकोनॉमी, वैसे करके 4-5 लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो रहा है 30-31 मिनट का, पर आप सोचिए कि आपका एक तरीके से कंप्रहेंसिवली कवर हो जाएगा ये करंट अफेयर का चीज़। मेंस में भी, इंटरव्यू में तो आपको बहुत काम आएगा ही आएगा। तो ये चीज़, तो यहीं पर रोकते हैं इसको। थैंक यू।